जय गणेश, जय गुरुदेव। मैं गीता राजगौर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं अपनी प्रश्न कुंडली की सीरीज़ में आगे की जानकारी आज आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले जानकारियों में हमने चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में आपको बताया था, और दूसरा स्टेप जो है उसमें शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशि अगर लगन में उदित हो रही हो तो हमें क्या फल प्राप्त होता है वो हमने बताया था। और दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको आगे की जानकारी बताने वाली हूँ, जैसे कि लग्न और लग्नेश किसे कहते हैं, कार्यभाव और कार्यस किसे कैसे। जैसे कि ये जो है फर्स्ट नंबर वो लगन हो गया। यहाँ पर कोई भी राशि उदित हो सकती है। यहाँ हमने मेष राशि का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर लग्नेश में, लगन स्थान में मंगल की राशि मेष राशि उदित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि लग्नेश जो है वो मंगल है। तो लग्न यानी लग्न भाव, ये प्रथम भाव, फर्स्ट भाव को हम लग्न बोलते हैं। लग्न और लग्नेश यानी कि मंगल यहाँ 12 खानों में से कहीं भी बैठा हो सकता है। यहाँ पर भी वो बैठा हो सकता है। अगर दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो हम बोलेंगे लग्नेश दशम भाव में जाके बैठ गया है। तो लग्न लग्नेश। फिर मान लो हमारा प्रश्न पंचम भाव से रिलेटेड हो गया, तो पंचम भाव से जब रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो हम पंचम भाव को कार्येश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्येश। यानी कि जो सूर्य जो है वो कार्येश हो गया, क्योंकि 5 नंबर की राशि पड़ी ना पंचम भाव पर, तो सूर्य को हम कार्येश बोलेंगे। और कार्य यानी जिस भाव से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है उस भाव को हम कार्य बोलेंगे और उस भाव के स्वामी को कार्येश बोलेंगे। तो यहाँ कार्य और कार्येश कौन बन गया? सूर्य बन गया, और कार्य भाव जो है वो पंचम भाव बन गया है। तो अगर सूर्य, हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे संतान का योग है कि नहीं, मेरे संतान होगी कि नहीं, तो किसी को मतलब होगी कि नहीं पूछा तो हाँ या ना में ही जवाब उसका आएगा। अगर लंबा खींचना किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी संतान कब होगी, तो आगे का स्टेप हमें देखना है ना। तो पहले तो हमें ये सीखना है कि किसी ने हमें पूछा कि मेरी संतान होगी कि नहीं, तो उसका मतलब क्या जवाब आएगा वो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए ये संतान भाव से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो संतान के लिए अगर किसी लड़के, उसमें तो दोनों व्यक्तियों की कुंडलियाँ भी देखनी पड़ती है, लेकिन प्रश्न कुंडली से पूछा गया कि संतान मेरी कब होगी या संतान होगी कि नहीं, तो उसमें पंचम भाव का जो स्वामी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर पुरुष ने पूछा है तो शुक्र का भी रोल हमें देखना जरूरी है। गुरु और शुक्र दोनों का रोल देखिए, क्योंकि लड़की की कुंडली में जो गुरु है वो संतान देने का कारक है। संतान का कारक गुरु को माना जाता है। और पुरुष की कुंडली में संतान देने का कारक जो है वो शुक्र है। उसमें भी गुरु की स्थिति तो फिर भी देखते ही है कि भाई गुरु की क्या पोजीशन है, क्योंकि मेन जो प्लैनेट है उसका कारक वो गुरु ही है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि सूर्य पहले कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। तो मान लो कि अगर सूर्य मान लो कि यहाँ जाके बैठ गया है नवम भाव में, और मंगल मान लो यहाँ बैठा हुआ है।
तो पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया था कि लग्न और लग्नेश, इन दोनों का एक दूसरे से अगर कनेक्शन हो जाता है तो थोड़ा पॉइंट पॉजिटिव आ गया कि भाई चलो संतान योग बन रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति है, लेकिन इसके ऊपर अब लड़की की कुंडली है, मतलब लड़की ने प्रश्न पूछा है, तो अभी गुरु की स्थिति भी हमें देखनी जरूरी है। तो गुरु यहाँ पर अगर लगन में बैठ गया तो लगन भाव को उसने प्रोटेक्ट कर दिया, यहाँ से वो पंचम दृष्टि संतान भाव पे डालेगा और यहाँ से वो नवम दृष्टि नवम भाव पर भी डालेगा। तो पंचम भाव पंचमेश, जिस चीज़ से हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो भाव पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया। एक तो ये स्थिति बन गई और उसके ऊपर लग्नेश की भी दृष्टि आ गई। लेकिन फिर तीसरा जो है चंद्र का बल भी हमें देखना जरूरी है प्रश्न कुंडली के अंदर। मान लो अगर ये सब स्थिति बनी हुई है, लेकिन चंद्र अगर यहाँ पर आकर बैठ गया तो फिर तो ना तो गुरु की दृष्टि आएगी चंद्र के ऊपर, ना सूर्य की आएगी और ना ही मंगल की दृष्टि आएगी। तो और उसमें भी चंद्र जो है वो नीच राशि का ग्रह बना हुआ है, तो हम उसको कह सकते हैं कि इतनी पॉजिटिव है, आपके संतान के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको संतान होने में देरी होगी। यहाँ फिर 1 नंबर जो राशि है वो कौन सी है, चर राशि बनी हुई है। तो भले आपकी परिवर्तन होने के योग भी दिख रहे हैं कि भाई आपकी जैसी स्थिति है उसमें बदलाव आएगा, लेकिन उसके लिए देर भी होगी। और मान लो अगर ये गुरु यहाँ ना बैठा हो और यहाँ बैठा हो तो भी वो लगन को देखेगा। फिर यहाँ से 7, 8, 9 तो लग्नेश को देखे, मतलब लगन के ऊपर शुभ प्रभाव, लगन के ऊपर अगर शुभ प्रभाव आते हैं तो भी अच्छा माना जाता है। और मान लो गुरु अगर यहाँ पर बैठा है और ये मंगल जो है यहाँ पर बैठा है, तो उसने अपनी दृष्टि से यहाँ देख लिया। और मंगल मान लो यहाँ नहीं बैठा है और मंगल अगर यहाँ बैठ गया तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से यहाँ देखेगा। फिर 7 और 8 और 8वीं दृष्टि से सूर्य को भी देख लेगा। और गुरु यहाँ से लाभ स्थान को भी देखेगा, तो 7 फिर 8 और 9 लगन को भी उसने प्रोटेक्ट किया, 11वें भाव लाभ को भी प्रोटेक्ट किया और सूर्य को भी प्रोटेक्ट किया। हाँ, मंगल को प्रोटेक्ट अभी नहीं किया, मतलब थोड़ी सी कमी तो रहे जाएगी। फिर चंद्र की पोजीशन, मान लो चंद्र यहाँ से निकलकर अगर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो ना, वहाँ पर नहीं, मतलब लगन में आकर बैठ गया तो गुरु की दृष्टि हो गई। लेकिन यहाँ में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, ये भी उसका बल हमें देखना जरूरी होता है। चंद्र अगर लगन में बली हो गया, यहाँ मान लो वृषभ लगन की कुंडली आ गई, तो फिर सप्तमेश यहाँ जो भी राशि बनती है, यहाँ 8 नंबर की राशि आ जाएगी वृषभ लग्न बना तो वहाँ पर मंगल की पोजीशन भी हमें फिर देखनी पड़ेगी। और लग्न में चंद्रमा यहाँ उच्च राशि का मेल है, तो अगर लगन में चंद्रमा उच्च राशि का हो और यहाँ पर कोई शुभ ग्रह आ जाते हैं, जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, वो आ गए, और यहाँ पर मंगल भी बैठ गया और यहाँ भी शायद बैठे तो भी चलेगा। यानी कि जिन जिन भाव का स्वामी हो, मान लो यहाँ हमने मंगल नहीं बिठाया, यहाँ बिठा दिया तो भी, मतलब ये स्वराशि का मंगल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर
शुक्र को बिठा दो, यहाँ पर शुक्र को बिठा दो, तो क्या होगा? तो जिन जिन भावों के स्वामी खुद के घर को का या तो देख ले और या फिर उसके लगन के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, लगन के ऊपर कि कोई भी शुभ ग्रह हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, चंद्र हो, लगन के ऊपर यहाँ से बैठ के या फिर कहीं और से, यहाँ से गुरु होगा तो यहाँ से भी दृष्टि डाल देगा लगन में, यहाँ होगा तो भी दृष्टि डाल देगा। तो इस प्रकार से लगन के ऊपर अगर शुभ प्रभाव आता है और चंद्रमा लगन के अंदर बली हो, चंद्रमा की स्थिति को खास देखना है कि चंद्र जो है वो मन का कारक है। इस वजह से चंद्र की पूरी स्थिति बहुत काम करती है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया है तो पहले तो उसका लग्न और लग्नेश, फिर जिस स्थान से में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो कार्य और कार्येश, उन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और चंद्र की स्थिति कुंडली के अंदर देखनी है। चंद्र अगर बली हो और चंद्र अस्त नहीं है, चंद्र पाप प्रभाव में नहीं है, और दूसरा कि जिस भाव से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका स्वामी भी अस्त नहीं होना चाहिए और रेट्रोगेट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वक्री भी नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, नीच राशि का नहीं होना चाहिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर पूरी तरह से प्रश्न कुंडली के अंदर ये जो स्थिति जिस भाव से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे, चंद्र भी बली हो गया, गुरु भी बली हो गया, तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई आपके संतान के इस साल पूरे योग बन जाएंगे। और वो कब घटित होंगे तो उसके लिए हमें ये बताना है। मान लो कि यहाँ पर शुक्र नहीं था, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर शुक्र नहीं है, ये 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो चंद्र यहाँ लगन में बैठा हुआ है और मान लो कि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये घटना, ये तो मैंने केवल चेंज किया है अब आपको बताने के लिए। इसमें फिर वो ये योग नहीं देख रही हो अभी कि भाई गुरु की दृष्टि पड़ रही, लेकिन मान लो फिर वहाँ पर दूसरी जगह पे गुरु से कनेक्शन जुड़ गया होना चाहिए, फिर ये सारे लो तो जो है वही रहेंगे। ये तो केवल आपको समझाने के लिए, केवल इसको शुक्र को वहाँ से हटाने के मैं आपको बता रही हूँ कि ये घटना कब आपको संतान होगी। मान लो सब चीज़ें पॉजिटिव आई, फिर कोई ने पूछ लिया कि भाई तो कब होगी, इस साल होगी, 2 साल के बाद होगी, कैसे होगी, और ये जो कोई भी क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो 1 साल तक तो वैलिड होता ही होता है। तो आपको जो कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसको आप 1 साल के अंदर के किस टाइम पे होने वाला है, 2 महीने में, 3 महीने में, तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। तो पहले चंद्र की स्थिति को दे, चंद्र हर 2.25 दिन में बदलता रहता है। तो जब चंद्र यहाँ से गोचर परिभ्रमण करते करते शुक्र के ऊपर उसी डिग्री के दौरान गुजरेगा तब ये घटना घटित हो सकती है। और मान लो दूसरा कौन सा बनेगा, तो कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ तो शुक्र यहाँ से चेंज होता 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 जब गुरु के ऊपर से वो भ्रमण करेगा तब भी ये घटित हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर वृषभ राशि बन गई है तो 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6 नंबर की राशि आ गई ना, तो 6 नंबर की राशि यहाँ होने के कारण यहाँ स्वामी कौन हो गया, बुध। तो संतान का क्वेश्चन पूछा है तो उसकी संतान का स्वामी यहाँ पर बुध हो गया। तो कुंडली में बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि भाई बुध कहाँ पर बैठा है। मान लो यहाँ पर आके बैठ गया तो लाभ
लाभ स्थान से वो संतान को देख लेगा और कहीं से भी गुरु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए। यहाँ भी हो सकता है गुरु, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। अगर यहाँ पर गुरु बैठा है तो पंचम दृष्टि से वहाँ देख लेगा। तो इस प्रकार से आपको ग्रह स्थिति का खास ख्याल रखना है। जिस चीज़ के लिए, एक ही चीज़ क्लियर रखो, जिस चीज़ के लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मैं समझाती हूँ आपको कि जिस चीज़ के लिए पूछा गया है वो लग्न लग्नेश, पहले तो वहाँ कौन सी राशि उदित हुई है वो देखना, लग्न लग्नेश। फिर संतान का पूछा गया है तो वो संतान का क्या हो गया, कार्येश, उसका स्वामी जो है वो कार्येश हो गया। उसी प्रकार से धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो उसमें राशि जो पहले घर में उदित हो रही है वो लग्नेश हो गया, और कार्येश हमारा कौन हो जाएगा, सेकंड भाव हो जाएगा। तो कार्य उसमें धनेश, तो हम उसको कार्येश बोलेंगे। उसी प्रकार से मान लो कि आप लोगों को किसी ने पूछा कि भाई मेरा मकान होगा कि नहीं, तो मकान जो सुख सुविधाएं का कारक मतलब जो स्थान है वो तो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव क्या हो गया, कार्येश हो गया, चतुर्थेश, तो वो कार्येश। जिस भाव से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसे कार्येश बोला जाएगा। तो आपके माइंड में ये क्लियरली बिठा देना है कि पहला स्टेप में हमें चराचर द्विस्वभाव राशियाँ देखनी है, दूसरे स्टेप में हमें शीर्षोदय राशियाँ पढ़ रही है कि पृष्ठोदय राशियाँ पढ़ रही है कि उभयोदय राशियाँ पढ़ रही है, वो हमें देखना है। फिर इन सभी ग्रहों के ऊपर, लगन के ऊपर कोई पापक ग्रह है क्या, राहु है, केतु है, शनि है, इस प्रकार से कोई भी पापक ग्रह अगर उसको प्रभाव डाल रहे हैं तो वो कार्य में विलंब होगा, आप ये बता सकते हैं। और अगर मान लो कि लगन ही पापी ग्रह का हो जाए, तो मान लो कि लगन के अंदर ही कुंभ राशि उदित हो रही हो, तो लगन के अंदर ही तो आप क्या सोचेंगे, तो क्या ये पापी ग्रह होने के कारण क्या वो काम नहीं करेगा? अगर यहाँ पर ये लगन में कुंभ राशि उदित हो गई और सप्तम में यहाँ पर 11 12 1 2 3 4 5, तो यहाँ कौन सी राशि उदित होगी, यहाँ पर सिंह राशि। तो ये तो एक दोनों के शत्रु है, लेकिन मान लो वहाँ कुंभ राशि उदित हुई और शादी का ही प्रश्न पूछा गया, तो इसमें इन दोनों का कनेक्शन होना जरूरी है। और अगर भले ने शनि का स्वभाव क्या है कि जो भी चीज़ करता है वो लेट करता है, मतलब मंदा ग्रह होने के कारण हर काम विलंब से करता है। अगर वो यहाँ पर आ गया, भले ना शत्रु राशि का है, फिर यहाँ पर सूर्य हो गया लगन के अंदर ही, और यहाँ शनि आ गया, या कहीं भी पंचम भाव से और 11वें भाव से इन दोनों का कनेक्शन हो गया, तो भी भले शत्रु होने के बावजूद भी इस लगन के अंदर वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। और उसका कोई भी ग्रह अगर एक लो मेन है कि कोई भी ग्रह जिस भाव से रिलेटेड हो उसी भाव में खुद ही बैठ गया हो, तो भाव को का फल जो है वो बढ़ा देता है। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ 11th हाउस पढ़ रहे और यहाँ शनि पापी ग्रह है तो शनि यहाँ कुछ अच्छा फल देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जिस भाव का स्वामी जहाँ जहाँ खुद की राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, अगर उच्च राशि में कहीं भी बैठा हो तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ
भले ही दोनों शत्रु है, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए एक दूसरे का दृष्टिगोचर होना प्रश्न कुंडली में मायने रखता है। और मैंने जो बोला इत्सार योग, तो इत्साल योग कैसे बनता है, तो वो केवल प्रश्न कुंडली में ही देखा जाएगा इत्सार योग। तो इत्सार योग में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि शनि तो बहुत सालों के बाद यहाँ आएगा, लेकिन सूर्य हर महीने में ये चेंजेस करता है। तो सूर्य जब घूमते 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 यहाँ पर इसके ऊपर आएगा, तब एक तो योग बनेगा। फिर उन दोनों के ऊपर चंद्र की दृष्टि कहीं से भी आ गई तो भी वो योग बनेगा शादी का। चंद्र की दृष्टि बहुत मायने रखती है, तो आपको खास ध्यान रखना है कि पुरुष की कुंडली में फिर शुक्र की भी पोजीशन देख के आगे बढ़ना है। अगर शादी, संतान, इस टाइप से क्वेश्चन हो, तो अगर किसी ने हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हो तो हमें ये देखना है। कहने का मतलब ये है कि पापी ग्रह भी अपनी राशि में हो और उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो, तो चाहे कुछ भी हो फिर भी वो अच्छा ही फल करते हैं। चाहे लग्नेश पापी ग्रह हुए हो या ना हुए, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। और नौकरी के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो, तो मैंने आपको बताया कि भाई दशम स्थान को हम देखते हैं, तो दशम स्थान और दशमेश उसकी पोजीशन कुंडली के अंदर देखी जाएगी। ये कुंडली प्रश्न कुंडली के बारे में बोली जा रही है, नहीं कि लग्न कुंडली। तो उसमें सूर्य का बल भी, क्योंकि सूर्य जो है गवर्नमेंट नौकरी का कारक ग्रह माना गया है, और सफलता उसको मिलेगी कि नहीं, तो ये जो मैंने लो बताया वो भी लो लागू पड़ेगा। और दूसरा एक लो है, उसमें आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गए हैं, आपके मन में प्रश्न उठा कि भाई मैं इस एग्ज़ाम में पास होंगी कि नहीं, फिर कोई ऐसे पूछा किसी ने कि मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं, तो वो आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे रूल्स अगर याद नहीं किए तो फिर प्रश्न कुंडली आपको कठिन लगेगी। वैसे प्रश्न कुंडली ऐसी मतलब इजी भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करना है, तो जो मैंने रूल्स बताए हैं उसको पहले याद कर ली। वो बेसिक रूल्स है, अगर मैं मोटा मोटा डायरेक्ट बताना शुरू करूँगी तो आप समझ भले जाए, लेकिन फिर उसका डीपली उसको एनालिसिस करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न कुंडली के लिए। तो आशा करती हूँ पहले आप वो लेसन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा लेसन करवाऊँगी ना, तो आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न कुंडली का सटीक प्रिडिक्शन करना आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अलविदा। राधे राधे।